अच्छा, तो सुलेमान मारखूर, सिंध आइबेक्स, उड़ियाल, गोटेड गजल और शिनकारा गजल, ये बड़ी जो मैमल्स यहाँ पे पाई जाती है। वुल्फ अभी भी है, हाइना अभी भी है, लेपर्ड अभी भी है। किताबों में पढ़ा है कि पहले एशियाटिक चीता भी था। देखिए जो मारखूर है ना, मारखूर को गरसनाई भी बोलते हैं, तो टेक्निकली ये टर्म सही है नहीं, बिकॉज ये सांप खाता नहीं है। इसके जो हॉर्न्स है वो सांप की तरह है। कुछ लोग कहते हैं ये पश्तो के अलग अल्फाज है जो कि मिक्सअप हो गए, लेकिन तो एक हर्बिवोरस एनिमल सांप कैसे खाएगा? तो इवन लोगों ने स्टिकर्स भी बनाए हुए हैं। दूसरा क्लाइमेट चेंज आपके सामने, अभी मार्च में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई, क्वेटा में पहले भी होती थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब जनवरी में मौसम गर्म था, फेब में गर्म था, अचानक मार्च में इतनी सर्दी पड़ गई। एक ये नामों के बारे में जो है, जो हमारा चार शाख जो है, चारगाश जो है, ये पहाड़ जो है, अब इसको कोई मुर्दार भी कहा जाता है, मेहरदार। जी। तो इसके पीछे, इन नामों के पीछे क्या असल में इसमें अभी हर बंदे की अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी है, अपना फलसफा बंदा बयान करता है। कुछ मेहदार कहते हैं, कुछ मुर्दार कहते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा है इसके हवाले से। मुर्दार इज नॉट मतलब एक अच्छा वर्ड नहीं है ना इस माउंटेन, मेहदार साउंड्स गुड। तो मैं खुद तो इसे बस चार शाख कहता हूँ, जो क्योंकि ऊपर जो इसका मेन वो है चार शाख, 4 इसका शेप है, तो चार शाख माउंटेन है, बाकी सारा उसका सिलसिला है। तो चार शाख मतलब पीक्स हैं इसकी चार। जी जो यहाँ नजर आती है ना, चार शाख 4 उसमें होती है। तो आप कभी चले हमारे साथ, बिल्कुल, तो 1 डे लगता है यहाँ पे आने जाने के लिए टॉप तक। इट्स अबाउट 10,000 फीट के आसपास है ये जो हमारे सामने इस तरफ ये चार शाख जो है। अच्छा, तो और ये पूरी रेंज जो है यहाँ से इसके पीछे फिर जो है वो दूसरी वो शुरू हो जाती है। मतलब ये अगर आप हन्ना से जाएं और ये स्पिन कारेज वगैरह से घूमते हैं, स्पिन कारेज के साथ टच है चार शाख, और स्पिन कारेज से लेफ्ट पे फिर ज़रगून का सिलसिला शुरू होता है। ज़रगून फिर क्वेटा और हरमाई के बीच में आता है, और ज़रगून की फिर जो टेरेन है, टोपोग्राफी उसकी वो सब अलग है। ज़रगून इन सब पहाड़ों से अलग है, बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे जुनिपर तो इनमें भी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब गए ज़रगून कभी? जी, उस पे तो नहीं, लेकिन दूर से ही वो। और ये जुनिपर वही है जो ज़ियारत जुनिपर है, और एक्सपर्ट कहते हैं कि ये उससे शायद फ्रेश है मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा थोड़ा शायद पुराना है। तो ज़रगून बहुत ब्यूटीफुल माउंटेन है, वहाँ पे काफी फॉसिल्स वगैरह पाए जाते हैं। वहाँ पे भी कंजर्वेशन इश्यूज हैं। वहाँ पे मारखोर भी रिपोर्टेड है और उड़ियाल भी है। उड़ियाल अभी भी वहाँ पे है, लेकिन कम है। तो अभी जो आपका रिसेंटली भी एक तो जो हुआ, तो उसके बारे में भी जो है बात करते हैं। ये बेसिकली हंटिंग तो ये नहीं थी, ये 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो अक्सर हम इस डे में कोई सेमिनार करते हैं, कुछ ट्रेनिंग करते हैं। तो इस बार तो बारिशें थी, सर्दी थी, तो हमने कोई चीज प्लान नहीं की थी, और दिन भी संडे आ रहा था। उसके अलावा मेरी एक और भी वर्कशॉप हो रही थी, तो उसके लिए फिर हमने संडे जब आया, मैंने जो मेरे माउंटेन पार्टनर्स हैं उनसे बात किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पहाड़ में जाके एंजॉय करते हैं, स्पीशीज वगैरह ढूंढते कुछ। तो मौसम बहुत आइडियल था, सर्दी भी थी और बर्फबारी भी थी। तो हम जब गए माउंटेन में, पहले हमें गोल्डन ईगल मिला, बहुत ऊपर वो बैठा हुआ था, बहुत खूबसूरत उसका नजारा था। उसकी वीडियो बनाई। मारखोर करीब थे, बस वो भाग रहे थे बिल्कुल, वो सनलाइट में जो है ना, शायद फीमेल थी मारखोर की, वो भाग रही थी, उसकी बॉडी रेड से नजर आ रही थी। वैसे रेड तो भी नहीं, लेकिन वो सनलाइट में जो उसकी रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। खैर वो अक्सर हम देखते हैं जब वो हो गई। एक में से ये दोनों जानवर बहुत हाइट पे रहते हैं, गोल्डन ईगल भी और जी हाइट पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब थोड़ी देर हम आगे गए तकतू में, तकतू दरा उसे कहते हैं, तो वहां पे हमें एक मरा हुआ मारखोर मिल गया। तो ये बात मिल जाता है, नेशनल कॉजेज से मर जाते हैं, तो वो कोई नई बात नहीं थी एक दाना मिलना। तो हमने उसकी पिक्चर वगैरह ली, ठीक है फॉर रिसर्च पर्पज, फिर हम कभी इसको मेंशन करेंगे। थोड़े से आगे और गए, एक और मरा हुआ था, दैट वाज अ जुवेनाइल। अच्छा, वो हमारे लिए शॉकिंग था। थोड़े से आगे और गए, तीसरा हमें मिल गया। जब 3 दाने हमें मिल गए, देन वी वर शॉक्ड। हमने तीनों को उठा के एक जगह रखे, मैं फिर इसकी वीडियो बनाई। हम जब तीनों को इकट्ठा कर रहे थे एक जगह पे, तुरंत अब जब मैंने ऊपर देखा, एक और नजर आ गया, चौथा 4 मार्क 4 नजर आ गए। दैट वाज अलार्मिंग। हालांकि हम इस पे इतना मतलब एक होता फिर हम इतना इशू नहीं था, 4 दाने इतने करीब और फ्रेश, सो दैट वाज अलार्मिंग, क्वाइट अलार्मिंग। फिर हमने सबको इकट्ठे रखा, हमने फिर वहां पे रिकॉर्डिंग की, पश्तो में भी रिकॉर्डिंग की, उर्दू में भी की, इंग्लिश में भी की। कहने का मकसद ये था कि रिकॉर्ड करने का मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, ताकि मुख्तलिफ ऑडियंस के पास वो पहुंच जाए। तो जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने अपना अपलोड किया, कम्युनिटी वाले जो थे तकतू के, और मैंने भी अपलोड किया। तो वो ऊपर चला गया वो किस्सा, मतलब बलूचिस्तान फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वो उन्होंने अपनी पूरी टीम भिजवाई। अभी वो उस पर लगे हुए आइडेंटिफाई करने के लिए। जो अपेरेंटली जो कॉजेज हमें लग रहे हैं वो यही है कि इलीगल जो लाइफ स्टॉक रेजिंग होती है, जो
ये डोमेस्टिक स्पीशीज है, उनकी जब ग्रेजिंग वाइल्ड लाइफ के एरिया में होती है तो उनसे उसमें कोई बीमारी जो है ना वाइल्ड स्पीशीज को लग सकती है। तो टिक्स जो होते हैं वो उनके अंदर थे, तो हमें अपेरेंटली ये लगता है कि उनमें कोई बीमारी लगी है, घरेलू जो बकरियां चराई होती है वहां पे। तो उसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि ये जो डोमेस्टिक वो है लाइफ स्टॉक, उनकी जगह आइडेंटिफाई की कि आपने इस एरिया से आगे नहीं बढ़ना, आगे जो है ना वाइल्ड लाइफ का कोई प्रोटेक्टेड जोन है, फिर उससे कोई बचत हो सकती है। और इसके अलावा वी आर नॉट श्योर कि उसको शायद मे बी पॉइजन किया गया हो, वी आर नॉट श्योर अबाउट, लेकिन काफी टाइम से तुम्हें कभी ना कभी कोई मारखोर हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसमें हंटिंग का कोई आंसर नहीं? हंटिंग तो भी वहां पे हो रही है, हंटिंग तो एक अलग ही उसका वो है, लेकिन वो अपने साथ ले जाएगा। हंटर 4 मारखोर को एक जगह मार के कहाँ पे छोड़ेगा, वो तो उसका स्किन ले जाएगा, उसका गोश्त ले जाएगा। तो ये फ्रेश मरे थे जब गए ना वहाँ पे, शायद कुछ घंटे ही हुए होंगे, एक दिन शायद गुजरा होगा, तो वहाँ पे कुछ स्पीशीज ने उसको अटैक भी किया था। सो इट वाज क्वाइट ट्रेजिक। हमें मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अमूमन हम खुश होते हैं, स्पीशीज दिखाते हैं, उस दिन काफी सैड डे था। तो हमने फिर उसमें, लेकिन 4 दाने फ्रेश मारखोर इस जगह, ये अगर किसी और कंट्री में होता फुल फ्लेज उसमें फिर देखा जाता कि क्या। मैंने कहा कि कंजर्वेशन एक्टिविटीज यहाँ पे है तो, बट उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और इसी हवाले से, इसी से कनेक्टेड फिर क्लाइमेट चेंज का भी आ जाता है। देखो वाइल्ड लाइफ पे हमारा पॉडकास्ट है, तो वाइल्ड लाइफ पे स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ के 2 थ्रेट्स हैं ना, मतलब एक तो मैन मेड है, एक जो नेचुरल वो है, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, उस पर बात करेंगे। एक तो वो भी प्रॉब्लम है। दूसरा हंटिंग हो रही है, ठीक है, जिस स्पीशीज की हंटिंग होती है वो उनको इफेक्ट करती है। दूसरा क्लाइमेट चेंज आपके सामने, अभी मार्च में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो गई, क्वेटा में पहले भी होती थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब जनवरी में मौसम गर्म था, फेब में गर्म था, अचानक मार्च में इतनी सर्दी पड़ गई। तो क्लाइमेट के तो असरात हैं, बाकी जो फ्लड आ रहे हैं उस पर फ्लड भी उसको इफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ प्राइमरीली बिकॉज जो वेदर चेंज अचानक उसमें आता है, तो उसमें उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो सकती है। तो रिसर्च जो है ना, जो हम फोटोग्राफी करते हैं, कुछ हद तक हम रिसर्च करते हैं, लेकिन जो और ज्यादा स्किल्ड हो रिसर्च में ना उनको जी, तो मैं ये कहूंगा कि रिसर्च होना चाहिए, और ऑथेंटिक रिसर्च, ये नहीं कि खाली बस पब्लिकेशन के लिए वो किया जाए। ऑथेंटिक रिसर्च हो, फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। तो कंजर्वेशन स्टेटस बलूचिस्तान का इट्स फार फ्रॉम आइडियल, बट इट्स नॉट दैट बैड। अभी भी बलूचिस्तान में काफी खूबसूरत स्पीशीज पाई जाती हैं, रेयर स्पीशीज पाई जाती हैं, सिर्फ उनकी कंजर्वेशन पे और काम होना चाहिए। आपने K2 बेस कैंप गए थे पिछले साल, और बाकी भी मुल्क में आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं नेशनल पार्क्स में से इतने उसमें नहीं घूमा, लेकिन अयूबिया नेशनल पार्क प्रॉपर ट्रेल है, वहाँ पे आप जाते एक तरफ से शुरू करते हैं, दूसरी तरफ पे आपका होता है। उसके अलावा आपने K2 तक भी आप गए, तो हम बाकी दुनिया तो चले वो, लेकिन हम बाकी सूबों से कहाँ पे हैं और वो उनसे सीख क्या सकते हैं? K2 बेस कैंप का मेरा सफर काफी इंटरेस्टिंग था। बेस कैंप तक ही हम गए, बेस कैंप के करीब गए, और 180 किलोमीटर आना जाना था उसका। तो दैट इज काराकोरम नेशनल पार्क। तो वहाँ पे ये कि वहाँ पे टूरिज्म का ट्रेंड काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे टूरिज्म का अच्छा खासा इनकम आता है, वहाँ पे मुख्तलिफ टूरिज्म कंपनियां हैं। तो बलूचिस्तान में टूरिज्म काफी इफेक्टेड है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्लेज अ रोल। तो जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल होगी तभी टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे। तो टूरिज्म एक बहुत ज्यादा पोटेंशियल फील्ड है जिसपे काम किया जा सकता है। और वहां पे देखिए जी, वहां पे भी एक बंदा मुझे मिला, पोर्टर था, तो उसने मुझे कहा कि मैंने खुद जो है ना स्नो लेपर्ड कभी हंट किया है। अच्छा। सो आई वाज शॉक्ड। तो आइडियलिज्म तो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये है कि वहां पे काफी खूबसूरत वो जगह थी, वहां पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, आइबेक्स पाया जाता है, जहाँ पे मैं था, और मारखोर के फिर अलग उसके वहाँ पे टेरेन है। तो कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस मुझे लगता है कि बलूचिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को। अभी मेरे और आप जैसे लोग हम अवेयरनेस ही कर ला सकते, बिल्कुल, मतलब ये पॉडकास्ट बना लिया और एग्जीबिशंस में। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए मैं और आप अवेयरनेस कैंपेन जो कर रहे हैं, मैं और आप ये कर सकते हैं, एग्जीबिशंस, कैलेंडर्स और पॉडकास्ट, इंटरव्यूज वगैरह, डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना ली। अवेयरनेस पे मैं और आप काम कर रहे हैं, और भी लोग काम कर रहे हैं उस पे, तो ये काम चल रहा है। और भी हमारे दोस्त हैं, उनसे आपको हम मिलाएंगे इंशाल्लाह, जो कि लाइक माइंडेड है। लेकिन उसके अलावा जो मेन रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उनका काम बहुत ज्यादा है, और दे शुड
give some penalties. आपकी फोटोग्राफी से ही मुझे पता चला कि क्या क्या चीजें मौजूद है। बल्कि एक सवाल शुरू में मेरा एक था भी कि बलूचिस्तान से ही आपको कोई इंस्पिरेशन मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, या इधर से जब आप शुरू कर रहे थे? इंस्पिरेशन तो काफी लोग थे जिस समय वो बचपन में हम उनको देखते थे, फॉलो करते थे। तो क्लासेफला की जो डॉक्यूमेंट्री थी तोरगर, वो मैं देखता था बचपन में, जो कि सरदार नसीर तरीन ने बनाई थी वहां पे। तो तोरगर वो मैं देखता था, दैट वाज इंस्पायरिंग। उन्होंने खुद बनाई थी? जी जी जी, वहां पे जो वो दैट वाज इंस्पायरिंग, वो मैं देखता था। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मैगजीन में जो हम पढ़ते थे, वहां से जो है ना हमें आती थी अवेयरनेस। ऐसा है फराज भाई, सोशल मीडिया पे आपको काफी कमेंट्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई कहता है शिकार पे पाबंदी होनी चाहिए, लोग जज्बाती हो जाते हैं, दैट्स दैट। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं ना, फील्ड इज टोटली डिफरेंट। बिल्कुल, फील्ड में क्या हो रहा है, वहां पे क्या सीन है, जो वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ करने वाले उनके क्या कंसर्न्स है, वो बहुत डिफरेंट वो है, वो फिर रियल ग्राउंड्स हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे लोग क्लेम कर सकते हैं हाँ, लेकिन फील्ड में फिर अलग है। फिर आपको समझना होता है कि उस बंदे की साइकी क्या है और वो उसके क्या कंसर्न्स है, उसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए फिर वो हंट करते हैं, जिद करते हैं कि भाई मेरा भी मारखोर मारना है, मेरा भी ये पहाड़ है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नॉट दैट सिंपल। इसमें सोशल फैक्टर्स भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है। लोग शिकार यहाँ पे जो है ना, मेहमान को इनवाइट करते हुए उसको कहते हैं कि आप हमारे एरिया में हम आपको शिकार खिलाएंगे। तो जब इनविटेशन में ही शिकार का ऑफर की जा रही है, तो शिकार को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल काम है। और बात ऑर्गेनाइजेशंस की, तो गवर्नमेंट का जो बलूचिस्तान फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो ठीक है, वो लगे हुए हैं, उनको और बेहतर काम करना चाहिए, लेकिन अकेले वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं WWF वगैरह और IUCN, उनसे मैं यही कहूंगा कि वो वापस बलूचिस्तान आए और फील्ड में उतरें और काम करें। मतलब उनकी कंट्रीब्यूशन करंटली कम है बहुत। और मेरे ख्याल यही वजह है कि हमारे जो टूरिस्ट भी आते हैं, एक तो यही है कि फॉरेनर्स के लिए वैसे ही यहाँ पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो लैंड करते हैं, अगर वो कराची में लैंड करो, लाहौर या इस्लामाबाद, उनका सीधा ऊपर नॉर्थ की तरफ जाने का होता है। तो इधर नीचे जो है वो टूरिज्म अगर होगी, उसी से शायद इनको मोटिवेशन हो। अब जैसे आप कह रहे हैं काफी कंपनीज हैं जो कि वहां पे काम करें, लेकिन यहाँ पे उस तरह से नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता मकरान कोस्टल हाईवे के इर्द गिर्द जो है वो टूरिज्म बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कोयटा के इर्द गिर्द जो है वो उस पर इतना काम नहीं हो रहा। तो यही है, इसी के बारे में जो है वो मतलब आपके काम से जो है वो अवेयरनेस फैल रही है, और होपफुली आपसे इंस्पायर हो के और बच्चे भी कैमरा उठाएंगे। हमने इसीलिए आपको पिछले साल भी जब बुलाया तो वो कोशिश यही थी कि वो और कुछ ना हो तो वो कैमरा उठा के वो जो बाहर की वैसी जो टाइम जाया करना उससे बेहतर है लें, तस्वीर लें। आपकी बात जो है, मैं इधर उधर अपना कैमरा दोबारा मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि वो तस्वीर हो। तो यही है अवेयरनेस का ही जो है। और ये जैसे आपने बताया कि उधर बाकी सूबों से भी हम काफी पीछे हैं फिलहाल। सिंध में भी काफी मेरे ख्याल में नेशनल पार्क में फिर भी काम हो रहा है। जी जी, पंजाब में तो ऑब्वियसली हो ही रहा है। जैसे मैंने एक चार्ट भी देखा, एक पूरी ड्राइंग ये मैप था जिसमें वाइल्ड लाइफ ऑफ पंजाब के ऊपर वो जो है वो कंपनीज जो दराज है वहां पे बिक रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से आपको नहीं मिलता। हालांकि हम लोग मिनरल्स की बात तो बहुत करते हैं वो सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ भी मौजूद है। तो लेकिन जो हम लोग गल्फ स्टेट्स को जो हम यहाँ पे बुलाते हैं वो शिकार के लिए, मेरे ख्याल में उससे भी काफी फायदा हो जाता है। और वो हुबारा बुस्टार्ड जो होता है मेरे ख्याल में, जी जी, हुबारा बुस्टार्ड की वो हंटिंग करते हैं। जो मेहमान आते हैं वो बेसिकली उसको शूट नहीं करते, वो फाल्कन से उसको पकड़ते हैं। अच्छा, उनका फिर अलग शौक है, उनके अपने अपने एरियाज उनको दिए जाते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट फील्ड में नजर नहीं आ रहा। कुछ बने हैं, हुबारा ब्रीडिंग एरिया बनी थी, उसकी बनी थी, उड़ियाल की बनी थी, बट इट्स नॉट फंक्शनल। और आपने दूसरी बात की टूरिज्म की, कुछ टाइम पहले ये गिलगित के आसपास कहीं पे हुंजा में वहां पे टूरिस्ट आए थे जो कि बेस जंपर्स थे। बेस जंपिंग वो है जो कि माउंटेन से जंप लगाते हैं, उन्होंने अपना एक विंग सूट होता है वो जंप करके, वो मतलब मुझे बहुत पसंद है देखने में। कभी हमने ट्राई किया नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है नहीं। तो वो वहां पे जो है ना अताबाद लेक पे वो कर रहे थे, मैंने देखे उनकी वीडियोस, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने उनको मैसेज कर दिया, मैंने कहा आप आए हुए पाकिस्तान, बहुत अच्छी बात है, और आप यहाँ पे बेस जंपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस चीज का। तो मतलब आई थैंक्ड देम। तो उनका रिस्पॉन्स है। फिर मैंने उनसे कहा आपको भी बलूचिस्तान भी चक्कर लगा, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बेस जंपिंग का, माउंटेन से जंप लगा के पैराशूट करने का एडवेंचर। फिर उन्होंने कहा हमारा भी बहुत इंटरेस्ट है आने का, लेकिन उन्होंने कहा हमारे जो आई डोंट नो वो कहाँ से थे, उन्होंने कहा हमारे स्विस जो गवर्नमेंट है वो हमें अलाउ नहीं करती, लाइक वो कहती है अगर आप जाना यू आर ऑन योर ओन। तो
तो मतलब बिल्कुल जी। फिर वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान में भी उसके हवाले से इश्यूज है, तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको एंड करें इस पे कि क्या क्या कुछ किया जा सकता है, तो एक तो यही है टूरिज्म के हवाले से काम और उसको फैसिलिटेट करना है कि बलूचिस्तान में और ज्यादा टूरिज्म हो। अब जैसे आपने ये इसी के एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की, तो चिल्ड्रन क्लब जो है वो लोग कर रहे हैं इस तरह और इस तरह है, लेकिन और बलूचिस्तान को प्लेनेट बलूचिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि एक अलग बिल्कुल इसकी ज्योग्राफी इस तरह से जैसे लगता है कोई अलग किसी मार्स की तरह। बिल्कुल, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। अब जैसे आपने कहा ये बेस जंपिंग का हो गया और इस तरह से और भी काफी हैं, तो यू नेम इट, बहुत ज्यादा कुछ भी हो, मतलब वो समंदर से लेके पहाड़ तक पहाड़ियां सब कुछ मौजूद है। रॉक क्लाइंबिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ट्रैकिंग की है, बेस जंपिंग की और पैराग्लाइडिंग की, सब कुछ है। तो एंड में अगर आपको इसको एक रैप करना हो कि एक तो बलूचिस्तान के हवाले से और क्या क्या उसमें और होना चाहिए और क्या सजेशंस आपके होंगे? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ही मेरा मेन कंसर्न है, सबका होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ये है जब भी कोई बंदा माउंटेन्स वगैरह में जाए तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करे। वहां पे कचरा ना फेंके, नंबर 1। वहां पे फालतू शूटिंग ना करे, और उसके अलावा अगर उनको नजर आए कि कोई फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की वायोलेशन हुई है तो वो रेलेवेंट इदारे को वो रिपोर्ट कर ले, नंबर 1। दूसरा, हंटर्स को मैं यही कहूंगा, अगर आपको कोई रोकने वाला नहीं है फिर आपको खुद ख्याल करना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं रोक सकता फिर आपको खुद कंसर्न होना चाहिए। अगर कोई आपको नहीं रोक रहा फिर आपको थोड़ा सा सिर्फ हंटिंग सीजन में हंट करें और ऐसी स्पीशीज हंट करें जो कि इस पॉपुलेशन ट्रेंड को जो है ना इफेक्ट ना करे। और उसके अलावा स्नेक्स को लोग मारते हैं, स्नेक्स के यहाँ लोग ये माइंडसेट है कि स्नेक दिखते ही मार देने, लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्नेक्स की अक्सर स्पीशीज नॉन वेनमस है, तो अगर खतरा है, आप घर आ गया तो फिर थ्रेट है, देन यू कैन। बट उसके अलावा अगर आप पहाड़ घूमने गए वो अपने रास्ते जा रहे तो उसको आपको फिर नहीं मारना चाहिए। और समरी यही है फराज भाई के कंजर्वेशन सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसके मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं और हर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक वन पॉइंट पे आना चाहिए, फिर जाके ये कंजर्वेशन हो सकती है। और हमें इंकरेज करना चाहिए यूथ को कि वो भी कंजर्वेशन की फील्ड की तरफ आए। ये ना हो कि हम उनको डिस्करेज कर दें और हम कहें कि आप जो है ना ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक ही बंदे का काम है, और आप मतलब ऐसा है कि आप आजकल जो मैंने बताया मार्कोर इवन एनिमल राइट्स पे बात करने पे भी लोग आपको ब्लेम करेंगे, तो ये इशू है। आई हैव बीन ब्लेम्ड माय सेल्फ बाय सम पीपल कि मैं हैरान था कि मैंने वाइल्ड लाइफ एनिमल राइट्स की बात की है, सो उसमें क्या बुराई है। मतलब मैंने फिर उनसे कहा कि हंटर्स कम्युनिटी को कभी कुछ नहीं कहा गया, जो कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं उनको। तो कहने का बहुत कुछ, मेरा आपका पॉडकास्ट 2-3 घंटे तक चला जाएगा। जी हाँ, तो वी मस्ट मैं और आप यूथ पे काम करना चाहिए। जो बच्चे हैं, जो हमने एग्जीबिशन किया है इसके साथ और भी करेंगे ताकि लोगों में कंसर्न बढ़े। और वाइल्ड लाइफ की जो वैल्यूज हैं, वी मस्ट प्रमोट द वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। उसके एस्थेटिक वैल्यूज हैं, इकोनॉमिक वैल्यूज है, साइंटिफिक वैल्यूज है, ताकि पहले लोगों को पता तो चले कि वाइल्ड लाइफ क्या चीज है, तब जाके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम इट्स अ फ्रेश फील्ड। और इसमें एंड में यही है कि क्या आगे आपके उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, आपकी जो जी नहीं आपके क्या काम आ रहा है, या आपके अभी जो आपने एक रिसेंटली वीडियो तो आपने पोस्ट की थी, लेकिन ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स हैं या कोई ऐसे एरियाज है जहाँ पे आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको? जब से सोशल मीडिया आई है ना, इट्स अ वेरी बिग टूल। तो मेरा जो कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करना है, मतलब एग्जीबिशन करने हैं, अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों में कंसर्न पैदा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ है उस पर ये चीज असर कर रही है। और उसके अलावा रिसर्च पे थोड़ा बहुत मेरा इरादा है और काम करने का, ताकि पता चले कि एक स्पीशी के एक्सटिंक्शन की वजह से वहाँ पे एक इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ा है। बिल्कुल। और इसके ऊपर तो मुझे यार अमेरिका में पूरी रिसर्च होती है, जब वो एक इन्वेजिव स्पीशी को लाने से या उसे एक स्पीशी खत्म होने से पूरे का पूरा इकोसिस्टम जो है वो तब्दील हो जाता है। तो इसके ऊपर तो वहाँ पे पूरी रिसर्च होती है। तो उसी हवाले से इंशाल्लाह यहाँ पे और इंशाल्लाह हम भी मिलके वो उस पे करेंगे। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम काफी चीजें कवर नहीं हुई, लेकिन ये एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट है, बिल्कुल, ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेसिक पता चले कि बलूचिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है। स्पीशीज भी मेंशन कर लेते हैं, आपकी इजाजत हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो सुलेमान मार्कोर पाया जाता है बलूचिस्तान में, सिंध आइबेक्स पाया जाता है, उसका नाम सिंध आइबेक्स है, वो बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है। उड़ियाल पाया जाता है बलूचिस्तान में। अच्छा, गजेल, चिंकारा गजेल भी पाया जाता है। गोटेड गजेल एक स्पीशी है, वो भी पहले पाई जाती थी, करंटली मुझे उसकी पॉपुलेशन स्टेटस का नहीं पता, वो भी पाई जाती है बलूचिस्तान में। अच्छा, तो सुलेमान मार्कोर, सिंध आइबेक्स, उड़ियाल, गोटेड गजेल और शिनकारा गजेल, ये बड़ी जो मैमल्स यहाँ पाई जाती है।
उसके अलावा बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं और लोकल साइबेरिया से जो जी बिल्कुल जो वहां से आती है। तो काफी उसमें बर्ड्स हैं। बलूचिस्तान में जो कूंज है वो जो हिरन है, सॉरी कूंज, जिसको पश्तो में कहते हैं जानी और इंग्लिश में क्रेन, वो आते हैं। उसके अलावा पेलिकन यहाँ से गुजरता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स में मुख्तलिफ डक्स के स्पीशीज हैं, मैलड्स है, टील है, बहुत सारे और हैं। और जो फाल्कन्स हैं, जो प्रेडेटरी बर्ड्स हैं, सेकर फाल्कन जो कि शेखों जिससे ये गुब्बारा बसर का शिकार करते हैं। तो सेकर इज अ वेरी एक्सपेंसिव, अभी मैं व्यूअर्स को बताऊंगा, ये ना लोग उसके पीछे पड़ते हैं इसको पकड़ने के लिए। तो सेकर फाल्कन बलूचिस्तान से गुजरता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत ज्यादा, लोकल हमारे बर्ड्स काफी ज्यादा हैं। चकोर पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है बलूचिस्तान में, और सीसी पैट्रिज, और दूसरा है सैंड ग्राउस, बहुत खूबसूरत स्पीशीज है, वो यहाँ पे पाई जाती है। मगरमच्छ है यहाँ बलूचिस्तान में, क्रोकोडाइल, एलिगेटर का जिक्र, एलिगेटर नहीं लेकिन यहाँ पे क्रोकोडाइल स्पीशीज, मार्श क्रोकोडाइल, वो यहाँ से रिपोर्टेड है। अच्छा, वुल्फ अभी भी है, हाइना अभी भी है, लेपर्ड अभी भी है। किताबों में पढ़ा है कि पहले एशियाटिक चीता भी था। अच्छा। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे, ईरान में अभी भी है, बलूचिस्तान में ऐसे खत्म हो गया है। तो एशियाटिक चीता वो फिर अलग है, अफ्रीका वाले से ये अलग है, ये यहाँ पे पाया जाता है। तो उसके अलावा रेप्टाइल्स काफी ज्यादा है और एम्फीबियंस है। तो वो बहुत बड़ी लिस्ट है और एक ही सूबे में। जी हाँ जी हाँ। अच्छा, बलूचिस्तान एक तो बहुत वाइड स्प्रेड है, नंबर 1। नंबर 2 ये कंजर्वेशन एक्टिविटीज यहाँ पे कम है। दूसरा, कुछ एरियाज ड्राई है, पानी की कमी है, तो स्पीशीज आपको शायद डायरेक्टली नजर ना आए कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस एंड कंट्रीज। लेकिन जब आप जाते हो, जब आपको ढूंढते हो, फिर यहाँ पे काफी स्पीशीज हैं। जो कॉमन तो फॉक्स और जैकल वो तो कॉमन वो है। उसके अलावा कुछ वाइल्ड कैट्स की स्पीशीज है, वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये तो बलूचिस्तान की वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज की थोड़ी बहुत मैंने आपको डाइवर्सिटी बताई। तो ऑडियंस पहले उनका बेसिक वो बन जाए कि बलूचिस्तान के बारे में क्या क्या स्पीशीज पाई जाती है, कंजर्वेशन की कुछ चैलेंजेस है। इसके अलावा फिर आगे चला बैठेंगे स्पेसिफिक एक टॉपिक भी बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ के क्या थ्रेट्स हैं, क्या मसाइल हैं। तो जी बिल्कुल। और ये वही बात है, एक तो इसका मकसद ये भी था कि बलूचिस्तान वैसी एक डार्क होल बना हुआ है, वो एक ब्लैक होल बना हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान को कि हमें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे चल क्या रहा है। वो किसी भी हवाले से, चाहे वो सियासत के हवाले से, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हवाले से हो, चाहे वो आवाम के हवाले से, हमें नहीं मालूम होता। मुझे याद है जब मैं इस्लामाबाद में था तो काफ़ी उसमें मुझे कहते हैं, अच्छा बलूचिस्तान से हो तो पश्तो क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा कि वहाँ पे होते हैं कि नहीं, वो तो बलोच नहीं होगे। मैंने कहा नहीं, हम बलूचिस्तानी होते हैं, और उसमें बलोच भी हैं, सिंधी, ये सिराइकी बोलने वाले भी, पश्तो बोलने सब मौजूद है वहाँ पे। तो इसी हवाले से ऐसा ऐसा अगर इसके ऊपर, और शायद और ही सूबों से उनको इसमें इंटरेस्ट हो जाए यहाँ पे आने के लिए इसी, और अगर मेरे ख्याल में जब डिमांड होगी तो खुद जो है वो कंपनीज भी बनेंगी जो कि इनकी टूर्स करा सकें। मतलब अफ्रीका में सफारी एक बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, सफारी टूरिज्म जो है, और वो उससे जानवरों को कोई उसमें जो है वो असर नहीं पड़ा। तो यही अगर डिमांड इस तरह से बनती है, जिस तरह से नॉर्दर्न एरियाज में भी, जब मैं तकरीबन कोई 20 साल पहले गया था तो उस टाइम पे इतने मुश्किल होता था, कोई एक कंपनी थी पीटीडीसी, उनके थ्रू जाना होता था, लेकिन अब जो है बसों पे बसें जा रही हैं। तो अगर यहाँ पे भी इसकी डिमांड बनती है, और वो डिमांड मेरे ख्याल में पहले हमारे अपने लोगों को बनानी पड़ेगी, उनको खुद ये इंटरेस्ट होगा कि हाँ मैं भी जाऊँ, उस पहाड़ पे जाऊँ, उस पहाड़ पे जाऊँ, देखूँ उसमें कौन कौन से जानवर हैं। तो इसी हवाले से आपने इतने जानवरों का नाम लिया वहाँ पे। तो कंजर्वेशन में फराज भाई, अफ्रीका वगैरह में जो जीप सफारी में जाते हैं ना, वो वहां पे पहुंच गए कि वो तो मतलब जो फोटोग्राफर्स को ले जाके स्पीशीज दिखा के आसानी से सामने उनके, फिर ज्यादा दूर होते भी नहीं है, जीप में ले जाके पीछे देखे वो आ जाते हैं। तो वो लोग तो वहां तक पहुंचे हुए, इंडिया में भी, अफ्रीका में भी। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंजर्वेशन। जानवर डरे हुए हैं, उनको ढूंढना मुश्किल काम होता है। और बाकी स्पीशीज में भी फर्क है। अभी मार्कोर वैसे भी वो हाई एल्टीट्यूड भी होता है, उसको ढूंढना मुश्किल होता है। तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक बहुत पोटेंशियल फील्ड है बलूचिस्तान पे। इस पे अगर काम हो, फिर अगर टूरिस्ट आएंगे तो जो रेलिवेंट हमारे लोग होते हैं, बाढ़ के जो गेम वॉचर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, जो कम्युनिटी वाले होते हैं, उनकी आईसाइट काफी तेज होती है, वो ले जाके जो है ना उनको फिर दिखा सकते हैं कि स्पीशी हो। और बहुत ज्यादा होता है थ्रिल, जब हम जाते हैं ना माउंटेन में, वहां पे तक जाते हैं, लेकिन जब कोई स्पीशी नजर आती है, इट फील्स ग्रेट। आप वही बात करें थे ट्रिगर की, मेरे ख्याल ट्रिगर से ज्यादा वो होती है कि आप उसको देख रहे हो, लाइव उसको देखने का अलग मजा है। और ये जो हंटिंग कल्चर है, उसके मार्कोर के सर को बैठक में लगाना, लाइक वेयर इज द फन इन दैट। तो मतलब वो कुछ ऐसे बात वो खराब ही हो जाना है।
तो स्पीशी को जिंदा देखना, उसको अलग, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लकी, हमने माखूर के बहुत खूबसूरत हर्ड्स देखे हैं। आई डोंट नो कि मेरे आपके पास जो जनरेशन आ रहे हैं वो देख पाए या ना देख पाए, और हमने कौन से जानवर नहीं देख पाए हम। हाँ बिल्कुल, लेपर्ड अभी तक मतलब हम नहीं देखा, बहुत ज्यादा शौक है देखने का, ढूंढने का। ईरान के फोटोग्राफर्स को आप कभी देखे, वहाँ पे काफी मतलब उनको मिल जाता है, यहाँ पे भी है। पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज में तो है, लोग बनाते तो हिमालयन, हाँ बिल्कुल, स्नो लेपर्ड है। उसके अलावा ये मरगला के पास भी है, गुलिस्तान में भी है, लेकिन क्वाइट रेयर। असल में लोग जो है ना मिक्स कर लेते हैं, जो अक्सर लोग चीता बोलते हैं, लेकिन चीता इज अ डिफरेंट स्पीशीज। चीता अलग चीज है, लेपर्ड अलग चीज है। लेपर्ड में पश्तो को पश्तो में उसे पड़ांग कहते हैं, पड़ांग जी। और जो बुरोई लैंग्वेज है उसमें उसको कहते हैं खले, आई थिंक उसको कहते हैं खलेगा। अच्छा, खलेगा, फिर भी आप कंफर्म कर लेना, बुरोई में उसको खलेगा कहते हैं। आई थिंक उसका मतलब ये है कि पत्थर फेंकने वाला। अच्छा, उसको जब वो भागता है वो पत्थर गिरते हैं, इस तरह आई थिंक ये नाम है उसका। तो और पश्तो में पड़ांग हो गया, और बलूच में आई थिंक खलेगा है, और चीता नहीं, चीता अलग स्पीशी होती है। बिल्कुल, वो तो एक, अगर कुछ और इस जानवर जो यहाँ के हैं उनके नाम यहाँ पे इन जुबानों में क्या है, यहाँ के अपनी लोकल स्पीशीज, लोकल नाम अलग है, इंग्लिश नाम अलग है। देखिए मारखोर है ना, मारखोर को गरसनाई में बोलते हैं। अच्छा, गरसनाई, ठीक है जी, गरसनाई। या एक जो जनरल टर्म है दैट इज ज़गरबसा। अच्छा, ज़गरबसा, ठीक है जी। ओडियाल को वो भी बोलते हैं मिड़ाई, मिड़ाई भी बोलते हैं, मिड़ाई। ओडियाल जो वाइल्ड शीप है उसको मिड़ाई भी बोलते हैं। तो वो तो मुख्तलिफ नाम है उसके। ये है कि जो मेन है बलूचिस्तान का वो मारखोर है, सुलेमान मारखोर, जो कि अभी भी उसकी मतलब मौजूद है। उड़ियाल अभी भी मौजूद है, लेकिन अपने फॉर्मल हैबिटेट्स में वो जो है ना मिलता नहीं है। वो जानवर खुद भी डरे नहीं, तो हमने मेरे ख्याल में उन जानवरों के ऊपर भी काम करना है कि उनका भी डर थोड़ा सा हो, और हमने अपने लोगों पे भी काम करना है कि यहाँ पे हमारे लोग भी जो है वो जाके, हम जब शुरू करेंगे तब जाके वहाँ पे और लोग को देखेंगे। जानवर का जो नेचर है ना, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जब अगर उसको डराया ना जाए, फिर आपके वो बहुत करीब आएगा। बिल्कुल, मैं वो दो एग्जांपल इसके दूंगा। एक तो बलूचिस्तान का अपना लोकल एग्जांपल है, जो हिंगोल नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो नानी मंदिर का एरिया है, तो वो तो पूरा नेशनल पार्क है, सारा का सारा एक प्रोटेक्टेड एरिया है। लेकिन वो जो मंदिर के पास आसपास एरिया है, वहाँ पे एक तो मतलब हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे है, और दूसरी वहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाले भी हैं, जो लोकल लॉ वाले वो हैं लोग हैं, फोर्सेस वाले, तो वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे हंटिंग खास नहीं होती। तो वहाँ पे जो उड़िया वो स्पीशी है सिंध आइबेक्स, वो काफी आपके करीब आता है। अच्छा, बहुत करीब आता है, आपके मोबाइल के कैमरे से भी उसकी अच्छी पिक्चर ले सकते हो। इसके अलावा जो वो है एल्जमीर आइलैंड के नाम से एक जगह है कनाडा के ऊपर, वहाँ पे आर्कटिक वुल्फ पाया जाता है। अच्छा, जो फुल व्हाइट सा है। तो उस वुल्फ की कभी, जो बताते हैं एक्सपर्ट्स, उसकी कभी हंटिंग नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में है, और वहां पे कोई इंसान भी नहीं रहते। तो वो वुल्फ भी बहुत इंसान के करीब आता है, बिकॉज उनकी कभी इंटरेक्शन इंसानों के साथ हुई नहीं है। वो बहुत, उसकी आप डॉक्यूमेंट्रीज में आपको लिंक भेजूंगा, आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। जो आर्कटिक वुल्फ है, व्हाइट कलर का है, वो इंसान के बहुत करीब है। जिस तरह मैं और बैठे हुए, इतने वो आपके करीब आएगा। और यहाँ पे चूंकि एक स्पीशीज के नेचर में भी फर्क होता है, लेकिन अगर आपने अगर स्पीशी को डरा दिया तो वो आपके करीब नहीं आएंगे, वो बहुत ही ज्यादा फिर होशियार हो जाते हैं। अभी लेपर्ड अभी भी रिपोर्टेड है, सो वी आर आफ्टर इट टू रिकॉर्ड इट्स प्रेजेंस और उसकी कंजर्वेशन हो। तो फराज भाई, जिस तरह आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि स्पीशीज को हमने कंजर्व करना है, लेकिन उनको पकड़ना नहीं है, तो वुल्फ पे थोड़ा बात करते हैं। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि वुल्फ ढूंढ के दो, वुल्फ हमें चाहिए। तो मैं हमेशा उनको डिस्करेज करता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि आप जो है ना कोई अच्छा सा डॉग की कोई स्पीशी पाल लें, वुल्फ ना पालें। उसकी वजह ये कि आप, अगर लोगों में ये शौक बढ़ेगा ना कि वुल्फ पालना है, फिर जो देहाती लोग होते हैं, जो शेपर्ड्स होते हैं, जो माउंटेन्स में होते हैं, कुछ लोग जाए उनमें से, वो फिर जब डिमांड जाती है ना, वहां पे बात हो रही डिमांड की, जब वो डिमांड जाता है कि भाई किसी फराज को वुल्फ चाहिए, ठीक है, फिर वो जाके किसी ना किसी, अभी सीजन शुरू होने वाला है अप्रैल में, वुल्फ का जो वो है ना ब्रीडिंग सीजन है, उसके बच्चे वगैरह, तो वो जाके गारों से वुल्फ के बच्चे निकालते हैं, शहर में लाते हैं, 15,000, 10,000, 20,000 की वो बेचते हैं। ये ट्रेंड तो काफी चल रहा है। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इस ट्रेंड को डिस्करेज करूं, बिकॉज उनका ये कंसर्न नहीं है कि वुल्फ के बच्चे को आ रहा है और इकोसिस्टम इफेक्ट होगा, स्पीशी इफेक्ट होगी, और जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम का जो चेन है, तो उनका वो फूड चेन है, उनका उस पर कंसर्न नहीं। उन्होंने कुछ पैसे उठाने, और वुल्फ को उनका ये ख्याल है कि बस ये स्पीशीज कोई खत्म होने वाले हैं नहीं। तो अच्छा, जिसके पास वुल्फ आ गया, उसने क्या करना है वुल्फ का? वुल्फ जब आ गया, उसने उसको बड़ा करना है,
अच्छा, फिर उसको लोगों का क्या शौक है, वुल्फ एंड डॉग हाइब्रिड। ठीक, उसने फिर उसी वुल्फ को क्रॉस ब्रीड बनाना है जर्मन शेफर्ड अल्सेशन के साथ, और बच्चे निकालने, फिर उसने गिफ्ट करना है कि भाई ये, वो पश्तो में कहते हैं लेवजात अस्पाई। इवन वो भी जो 2-3 बार क्रॉस होता है फिर जाके वो अच्छा डॉग बनता है। जो वुल्फ डॉग हाइब्रिड है वो तो आइडियल बच्चा नहीं होता। तो मैं खुद इस ट्रेंड के मैं खिलाफ, बिकॉज वो वुल्फ फिर जाया हो जाता है। मैं हमेशा लोग कहता हूँ कि वुल्फ, वैसे आप वुल्फ को पाल भी नहीं सकते कुत्ते की तरह, इट विल नेवर बिहेव लाइक अ डॉग। ठीक, उसका अपना एक एटीट्यूड है, अपना एक रोब होता है उसका। तो आपकी बात, एक बार मेरे कजन को किसी ने वुल्फ का बच्चा गिफ्ट दिया, तो जब वो लाए तो मैंने कहा अभी हम तो कंजर्वेशन वाले हैं, हम तो खिलाफ है इसको पकड़ने की, जो पोचिंग में आता है। तो फिर मजबूरन हम उसको वापस रिलीज नहीं कर सकते थे। फिर हमने उसको पाला, मैंने उसे पाला 10 महीने तक, बहुत अच्छी तरह उसको पाला, और लेकिन उसका बिहेवियर कभी कुत्ते वाला नहीं था। तो फिर जब बड़ा हो गया, फिर स्पेस का इशू था, कुछ और इश्यूज थे, हमने फिर कुछ जूस कांटेक्ट किए जू के साथ, तो कि उन्होंने भी इनकार किया, उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए वो, क्या करना है। फिर मजबूरन हमने उसको वापस रिलीज कर लिया, और जो रिलीज करते हुए मैंने उसकी पिक्चर्स भी ली और लिखा उसके साथ कि ये एक स्पीशी थी जिसको हमने वापस रिलीज कर दिया। और रिलीज करते हुए मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज खुद पाला था, तो मतलब आई वाज मिसिंग हिम। बहुत खूबसूरत उसके हाउल वगैरह भी है। सो इफ यू वांट, मैं आपको वीडियो भिजवा दूंगा, आप बेशक इस पॉडकास्ट में शेयर कर लेना। लेकिन हमने उसको फिर वापस रिलीज किया। तो इस तरह मैंने पहले जिक्र किया ना, लोग मुझसे कहते हैं कि आपने क्या क्या स्पीशीज पाली है। सो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी एंड कंजर्वेशन इज नॉट अबाउट कि आप स्पीशी पालें, इसका मतलब ये कि आप जो वाइल्ड है उसको डिस्टर्ब ना करें। हाँ, ब्रीडिंग के लिए जगह बनाई जा सकती है जहाँ पे ब्रीडिंग हो और स्पीशी को वापस रिलीज किया जाए। तो रिसेंटली भी किसी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया था कि वो चारशाख में वापस एक मारखोर को छोड़ना चाहते हैं। मैंने उनको फिर गाइड किया, मैंने कहा आप लोग फॉरेस्ट वाले डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करें इफ पॉसिबल। ये बहुत अच्छी बात है कि स्पीशी को वापस एक जगह पे रीइंट्रोड्यूस किया जाए और उसकी कंजर्वेशन हो। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट गवर्नमेंट तो है ही, उसके अलावा कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन के बगैर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बहुत मुश्किल काम है। तो लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट और उसके अलावा टूरिज्म की जो वो है, वो अदर जो आपकी फील्ड है लॉ जो है उसका उनका, और मेरी तरह लोग कंजर्वेशनिस्ट, रिसर्चर्स, फोटोग्राफर्स, ये सब जो है ना फिर जाके उस जगह को हम जाते थे। एक नेशनल चिल्ड्रन माउंटेन कंजर्वेशन मीट के नाम से एक इवेंट होता था हर साल, जो कि अभी भी हो रहा है। उनके जो फाउंडर्स हैं वो शुरू से ही इन्वायरमेंटलिस्ट थे और उनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में था, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम भी किया। तो उस टाइम पे उन्हीं की कैंपेनिंग की वजह से भी काफ़ी चेंजेस आए। और वो हम लोग बचपन में हम जब वो जाते थे, मतलब वो बचपन उस तरह से तो नहीं था, लेकिन पहली दफ़ा मैं मेरे ख्याल में कोई 11-12 साल का, 13 साल का था शायद, और फिर उसके बाद टीम लीडर बन गया। तो वो हम लोग रोडों पे वहाँ पे जो है जो कैंपेनिंग कर रहे थे, और वो हमारे स्लोगन्स होते थे कि माहौल को बचाना है, तालीम को बढ़ाना है, और इस तरह से पहाड़ों को बचाना है, इस तरह की बातें हो रही। तो वो उसी एज से जब आपके जहन में वो आ जाता है तो काफ़ी उसमें जो है वो हम लोग अपने आप को इको गार्ड्स का नाम भी हमें मिला था। तो ये चीज़ें, और ये नहीं कि हर एक में वो आ जाए, वो चीज़ें इंस्टॉल हो जाए, लेकिन जिनमें हो जाती है वो फिर आगे अपने अपने इलाकों में वापस जाते हैं। और हमारे पास मिसालें होती थी, जब हम लोग अगले साल आते थे वही बच्चे कहते थे हमने अपने गाँव में ये किया, हमने अपने देहात में ये किया। तो यही होता है। इसी तरीके से आपको अपने जो है यही उम्मीद करते हैं कि जो ये वाली जनरेशन है वो भी, और वो प्रेशर पे डालें, ताकि अब जैसे ज़ियारत नेशनल पार्क भी रिसेंटली बना है, वो भी उसके पीछे एक पूरी मूवमेंट होगी जिसने जाके उसको बनाया। इस तरीके से पाकिस्तान में और काफ़ी नेशनल पार्क्स हैं जिनको वो स्टेटस आसानी से नहीं मिला, उसके पीछे काम हुआ। ज़ियारत में कितने जुनिपर फॉरेस्ट में कितना नुकसान हुआ, और उसके बाद जाके तो यही है, यही अवेयरनेस वगैरह कि होपफुली इसके ज़रिए जो है वो प्रेशर ग्रुप्स हम बना सकें जो कि गवर्नमेंट को फोर्स कर सकें, और फिर इसमें फंडिंग भी और आस्ते, ताकि हम लोग अपनी इसमें कंजर्वेशन में काम कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने की रिगार्डिंग दिस कम्युनिटी। और सीरियस नोट पे आपसे मैं कहूँगा कि एक कम्युनिटी हमें बनानी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी उसको नाम दे देंगे। इवन फॉरेन में इन कम्युनिटी से काफी रोल होता है, जो कि एनिमल राइट्स के लिए हम बात कर सकते हैं, और फॉरेस्ट के लिए कि फिर कोई अगर एनिमल राइट्स वायोलेशन कहीं पे हो रही हो फिर हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। तो ये तो आपका बहुत अच्छा आइडिया है, और दैट कैन बी द ड्राइविंग फोर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन इन द प्रोविंस, इन द कंट्री एट लार्ज। और उसके अलावा इसी के जरिए और भी प्रोटेक्टेड एरियाज बन सकती हैं, और अगर कोई वायोलेशन करता है उसको कोई टफ टाइम तो मिलना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल। और वो वही है, ये प्रेशर ग्रुप्स ही जो है ये आगे कल को कोई उससे नतीजा निकल पाएगा, वरना तो वही कोई भी चीज वैसे नहीं हो जाती है, पीछे कोई ना कोई उसके होता है, मूवमेंट होती है। कहते हैं ना ग्रीड इज अ कर्स, कुछ लोगों में जो ग्रीड आ जाती है ना स्पीशीज की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड, फिर कंजर्वेशन मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। तो मैंने आपसे कहा ना कंजर्वेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन। बिल्कुल। कहने में आसान होता है कि इस पे पाबंदी लगा लो, खत्म करो, लेकिन वो अंदर जाके जो है ना फील्ड में, माउंटेन में, फिर लोगों में, लोकल लोगों में अलग ही कंसर्न्स होते हैं। आपको पहले समझना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैन, ये तो और जितना हम इस पे जाए इस के ऊपर जाए तो हम लोग उसके ऊपर आई विल नेवर गेट बोर्ड ऑन दिस टॉपिक्स। बहुत ज्यादा इसमें आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक पे, हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन की। आई होप ऑडियंस भी इस चीज को एंजॉय करेंगी। अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट करें, उनको हम बता सकते हैं। और हम इनवाइट करते हैं इसी पॉडकास्ट के जरिए, अगर कोई बोस्तान में टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ देखने के लिए मोस्ट वेलकम। रिसर्च के लिए तो हम स्पेशल कहेंगे, जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो आए यहाँ पे रिसर्च करें और यहाँ पे अपने पब्लिकेशंस करें। बिल्कुल। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई इस तरह से कोई प्रेशर ग्रुप बन सकता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, जाके एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बेशक ना हो, एक ग्रुप बन जाए लोगों का लाइक माइंडेड जो है। बिल्कुल, इस पे कोई एनजीओ वगैरह नहीं बनानी, कोई जस्ट एक लाइक माइंडेड पीपल, कोई सोसाइटी, कोई कंजर्वेशन सोसाइटी हम बना सकते हैं। और सीरियस नोट हमारा इरादा भी है, जो अच्छा है आप इसमें हमारे साथ होंगे, आप उसका जो लीगल एस्पेक्ट है वो फिर आप कवर कर लेना। तो कोई मीडिया पे उसकी कैंपेन कर लेंगे कि एनिमल राइट्स के लिए काम होना चाहिए, मतलब जानवर के साथ अगर जुल्म होता है उसके लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। We must talk about animal rights। और ये सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के साथ आप वाइल्ड जो है वो प्लांट्स की भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, आप पहाड़ों की भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, और उससे आप रोजगार बना रहे हैं। उससे इसमें खाली मार्फोर नहीं आता, इसमें तो बहुत ज्यादा हुआ है। अभी क्रश प्लांट जो बनते हैं पहाड़ में, उसकी जो पहाड़ की कटाई होती है, उससे डस्ट वगैरह उसका होता है, उसके इश्यूज है। तो इसका फिर डोमेन तो काफी बड़ा है। सब कुछ एंड में मैं एक कोटेशन कहूंगा, जेन गोडाल इज अ वेरी फेमस कंजर्वेशनिस्ट। तो वो कहती है कि द लीस्ट आई कैन डू is speak up for those who cannot speak for themselves। बिल्कुल। तो मैं और आप the least we can do that we can, हदीस में भी आता है कि जो हाथ का सबसे छोटा जो, जी हाँ बिल्कुल, कम से कम आप पहले तो हाथ से रोकना चाहिए अगर कोई गलत काम हो रहा है। उसके अलावा जो है ना आपको अपने मुंह से बोलना चाहिए, नहीं तो दिल में। मैं और आप कम से कम मुंह से तो बोल सकते हैं, मौका है कि भाव से भी हम रोक सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।